हाय एवरीवन, दिस इज सोनिया धवन फ्रॉम ग्रे मैटर्स। आई होप आप अपने घर में सेफ हैं, सुरक्षित हैं, यूर सेफ एंड साउंड। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। वी विल टॉक अबाउट स्पाउस ओपन वर्क परमिट फॉर कैनेडा। आज इसमें हम 4 चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। मैं आपके साथ वो सारे सीक्रेट शेयर करूंगी जो कि आपको वीज़ा फाइल करने के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए। इसमें वो जो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहला हम डिस्कस करेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस ओपन वर्क परमिट। सेकेंड हम जो है ये डिस्कस करेंगे उन MEFT के बारे में। MEFT प्रिंसिपल जो है जिसको कंसिडरेशन में वीज़ा ऑफिसर जो है रखते हुए डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना है। तीसरी हम बात करेंगे 1820 डॉक्यूमेंट्स की। 1820 डॉक्यूमेंट जो रूल है उसके अंडर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइल में अपने लगाने चाहिए ताकि आपका वीज़ा लगे। और चौथा हम डिस्कस करेंगे एक केस स्टडी के बारे में जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी कमियां करी गई और कौन कौन सी गलतियां थी जिनको उन्होंने किया और उनके कारण उनका वीज़ा नहीं लगा, जिसको आपको अपने जो है फाइल लगाते टाइम ध्यान में रखना है। चलिए डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, बट डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग राइट्स के बारे में, किसमें वर्किंग राइट्स क्या हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे जो आपको वर्किंग राइट्स मिलते हैं वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग राइट्स होते हैं। लाइक यू आर ओनली अलाउड टू वर्क फॉर 20 आवर्स इन अ वीक एंड आपको वकेशंस के टाइम पे ड्यूरिंग द वकेशन यू आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम। बट जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है 20 घंटे से ज़्यादा जो है सिन पे काम नहीं कर सकते। बट ऐसा स्पाउस वर्किंग वीज़ा में नहीं होता। आपको जो है फुल टाइम वर्किंग राइट्स मिलते हैं और इसमें एक स्पेशल 3 चीज़ें आती हैं। उसमें क्या क्या आता है? पहले जो चीज़ है दैट इट इज़ नॉट जॉब स्पेसिफिक। तो जब आपका स्पाउस वर्क परमिट लगता है ये कोई जॉब स्पेसिफिक नहीं है कि आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या रेलेवेंट जो है फील्ड से रिलेटेड आपको कोई जॉब ढूंढनी है, कोई जॉब छोटी है या बड़ी है, आपको स्पेसिफिक जॉब ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट इज़ नॉट जॉब स्पेसिफिक। आप कनाडा जाकर जो है कोई भी जॉब कर सकते हैं। आपका जो जॉब करने को दिल करता है या जो जॉब आपको मिलती है वो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है दैट यू कैन वर्क एनीवेयर इन कनाडा। आप पूरे कनाडा में कहीं जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दैट यू हैव अप्लाइड फॉर वैंकूवर एंड यू हैव टू गो एंड वर्क इन वैंकूवर ओनली। इफ यू गॉट द जॉब इन अल्बर्टा और इन मैनीटोबा यू कैन गो एंड वर्क ओवर देयर ऑल्सो। सो कोई जॉब स्पेसिफिक नहीं है, कोई जो है वर्क स्पेसिफिक नहीं है, कोई जो है कोई प्लेस स्पेसिफिक नहीं है। और तीसरा जो चीज़ है दैट यू कैन वर्क टिल द स्टूडेंट्स स्टडी ड्यूरेशन। जब तक बच्चा और या स्पाउस जो है आपका वो पढ़ रहा है वहाँ पर, आपको उतने साल तक, चाहे कोर्स 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, वेदर दे आर डूइंग बैचलर्स और मास्टर और PG प्रोग्राम और एनी डिप्लोमा, जब तक उनकी कोर्स की ड्यूरेशन है तब तक आपको जो है पूरा जो है ये राइट है कि दैट यू कैन वर्क फुल टाइम एंड आप पूरा का पूरा जो है उतने समय तक काम कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द इम्पोर्टेंस। लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको याद करके रखना है, दिमाग में रखना है। वो जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि किस प्रिंसिपल के तहत, किस प्रिंसिपल के अंडर जो है एक वीज़ा ऑफिसर आपकी फाइल चेक करता है। वो अगर 4 चीज़ों में, 4 चेक बॉक्स में अगर आपके टिक हैं तो आपका वीज़ा कोई नहीं रोक सकता है। आपकी फाइल आगे जाएगी और आपका वीज़ा भी ज़रूर आएगा। तो चलिए बात करते हैं वो 4 जो हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। उसका जो नाम है वो है MEFT। उसको ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में रखिएगा। MEFT। M का जो मतलब है वो कि मैरिज की जेन्युइननेस, कितना जेन्युइन है आपका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, वेदर योर मैरिज इज जेन्युइन और नॉट। सो M आपने दिमाग में रखना है कि सबसे पहले एक वीज़ा ऑफिसर जो है वो ये चेक करेगा कि आपकी मैरिज जो है वो जेन्युइन है कि नहीं है। सो कीप इन योर माइंड दैट M इज मैरिज जेन्युइननेस। E का मतलब है एजुकेशनल कंपैटिबिलिटी, whether you and your spouse they are compatible in the education or not। तो आपकी जो लड़का और लड़की है उनकी दोनों की जो एजुकेशन है वो ऑलमोस्ट बराबर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़की जो है PhD है और लड़का जो है सिर्फ +2 पास है। सो थोड़ा बहुत मैच करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता, अगर लड़की ने ग्रेजुएशन करा हुआ है तो लड़की ने अगर 12th के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर दिया तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फिर भी मैच करता है। बट बहुत ज़्यादा पढ़ाई में जो है अंतर नहीं होना चाहिए। सो एजुकेशनल कंपैटिबिलिटी जो है E मीन्स एजुकेशनल कंपैटिबिलिटी। अब आता है तीसरा है F, फाइनेंशियल एडिक्वेसी।
फाइनेंशियल एडिक्वेसी की, वेदर यू हैव एडिक्वेट फंड्स टू जो है आपको अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एंड टू सपोर्ट योर जो है आपके स्पाउस है उनको सपोर्ट करने के लिए, वेदर यू हैव एडिक्वेट फंड्स और नॉट. सो फंड्स, एफ फॉर फंड्स एडिक्वेसी. सो अभी तक हमने किया MEF. सो F इज द फंड एडिक्वेसी कि क्या आपके पास रीजनेबल फंड्स हैं जो आपको और आपके स्पाउस को सपोर्ट कर सकते हैं. तो फाइनेंशियल एडिक्वेसी को अपने ध्यान में रखना है. लास्ट जो आता है वो है T, टाइम गैप्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम गैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम गैप किस किस चीज के बीच में? आपके पहला आपके मैरिज के बीच में, मैरिज से आपके स्टूडेंट वीजा के बीच में, स्टूडेंट वीजा से आपके स्पाउस वीजा के बीच में. इन तीनों का जो गैप है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए. जो ये टाइम गैप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मायने रखते हैं एक वीज़ा ऑफिसर के लिए, आपके जो है उसमें टिक लगाने के लिए चेक बॉक्स में. सो टाइम गैप्स जो है आपकी शादी में अगर बहुत ज़्यादा अंतर है स्टूडेंट वीज़ा के बीच में या बिल्कुल भी नहीं है, और स्टूडेंट वीज़ा से स्पाउस वीज़ा के बीच में अगर बहुत ज़्यादा गैप है या बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो ये जो 4 चीज़ें हैं MEFT, ये जो ये प्रिंसिपल है ये आपने अपने दिमाग में रखना है कि मैरिज की जेन्युइननेस, और E का एजुकेशनल कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखना है, और F फंड्स एडिक्वेसी का ध्यान रखना है, और T टाइम गैप्स का ध्यान रखना है. लेट्स मूव टू द अनदर. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड. आप कहेंगे सारे इंपॉर्टेंट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जब आपने MEFT चेक बॉक्सेस में अपने टिक लगा लिए तो हमारा थर्ड जो पॉइंट आता है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका 18-20 डॉक्यूमेंट रूल. 18-20 डॉक्यूमेंट रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, कुछ कमी छोड़ देते हैं जिसके कारण जो है इनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है. ये 18-20 डॉक्यूमेंट रूल क्या है? अगर आपके एजेंट को 18-20 डॉक्यूमेंट रूल मालूम है और MEFT मालूम है तो आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता. सो 18-20 रूल में 2 चीज़ें आती हैं. 18 डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट की तरफ से जो कि कनाडा में है, जो भी स्पाउस आपका कनाडा में है वो उसकी तरफ से 18 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. 20 डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो इंडिया में है आपका स्पाउस उसकी तरफ से लगेंगे. सो इंडिया में रहने वाले स्पाउस की तरफ से 20 डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, और कनाडा में जो स्टूडेंट रह रहा है उसकी तरफ से 18 डॉक्यूमेंट्स लगने हैं. अब 18 डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है स्टूडेंट की तरफ से? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है SIN, जो SIN है आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर, आपका पे स्टब. बहुत सारे एजेंट्स अक्सर जो है पे स्लिप्स लगाते हैं बट पे स्टब लगाना भूल जाते हैं. ऐसे करके टोटल 18 डॉक्यूमेंट्स आते हैं. और लड़के की तरफ से या जो भी स्पाउस आपका इंडिया में है उसकी तरफ से 20 डॉक्यूमेंट्स होते हैं. उसके अंदर आपके जैसे कैटरिंग बिल आ गए, आपका ऑनगोइंग रिलेशनशिप प्रूफ आ गया. ऑनगोइंग रिलेशनशिप प्रूफ जो है आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं? आप 3 तरीके से कर सकते हैं. पहले इसमें मैरिज के 3 प्रूफ लगेंगे. मैरिज के 3 प्रूफ में क्या क्या होता है? आपका प्री नप्चुअल है, नप्चुअल है एंड पोस्ट नप्चुअल है. ये लगाने जो है बहुत ज़रूरी हैं. प्री जो है नप्चुअल एंड पोस्ट नप्चुअल. सो ये 3 जो है आपके मैरिज के प्रूफ लगेंगे आपका ऑनगोइंग जो रिलेशनशिप है उसको प्रूफ करने के लिए. तो ये ऐसे टोटल मिला के जो है 20 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं. तो अगर लड़के ने या स्पाउस ने इंडिया से ये 20 डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और जो स्टूडेंट ऑलरेडी कनाडा में है उसने 18 डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता. अगर आपकी MEFT के चेक बॉक्सेस में सारे टिक लगे हैं और आपका 18-20 डॉक्यूमेंट रूल आपने पूरा फॉलो किया है, नॉट इवन अ सिंगल थिंग इज मिसिंग, नोबडी कैन रिजेक्ट योर वीज़ा. सो जब भी आप अपना स्पाउस वर्क परमिट अप्लाई करें, यू हैव टू कीप इन योर माइंड MEFT एंड 18-20 रूल. लेट्स मूव टू द लास्ट थिंग नाउ. हम केस स्टडी डिस्कस करते हैं. एक केस स्टडी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चौथे में, 4th स्टेज के अंदर, जिससे आपको मालूम चलेगा कि उसमें क्या गलतियां करी गई, क्या प्रॉब्लम्स थी और वो ध्यान में आपको रखनी चाहिए. तो इस केस स्टडी में क्या था? स्टूडेंट मेरे पास आया. स्टूडेंट जो था पंजाब से था, नवा शहर से. वो मेरे पास अपना केस लेके आया. केस में क्या था कि जो लड़की है उसका वीज़ा आ चुका था ऑलरेडी. लड़की का वीज़ा आया हुआ था 15 मार्च को, और 15 मार्च के बाद उन्होंने अपनी शादी कराई 28 मार्च को, 28 मार्च. सो 28 मार्च को शादी कराई. उसके बाद लड़की जो है वो 11 अप्रैल को कनाडा अपनी जो है मे इनटेक के लिए चली गई. उसके बाद लड़के ने जो है थोड़े टाइम के बाद अपनी फाइल लगाई जून में, अराउंड 2 जून, और उसके बाद उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया. उसके बाद उसने 4-5 बार और ट्राई किया. उसके 5-6 रिजेक्शंस आ गए एंड उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो सब चीज़ें सबके बताने पे कर रहा है बट उसका वीज़ा जो है आ नहीं रहा है, वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है. और इस चीज़ को करते करते ऑलमोस्ट जो है 1 साल हो चुका था. सो चलिए देखते हैं इसमें जो है क्या लड़के ने MEFT प्रिंसिपल की जो गाइडलाइंस थी वो फॉलो करी कि नहीं करी, इसमें गलतियां क्या करी गई. लेट्स डिस्कस दैट. चलिए देखते हैं इसमें गलतियां क्या करी गई. तो MEFT के अकॉर्डिंगली देखते हैं. सबसे पहले आता है मैरिज जेन्युइननेस.
सो जो है लड़की का वीज़ा आया जो है 15 मार्च को, शादी होगी 28 मार्च को। सो 12-13 दिन का ही सिर्फ अंतर में जो है उनकी शादी हो गई। वीज़ा आते ही शादी हो गई थी। तो वीज़ा ऑफिसर को ये साफ दिखता है कि ये एक फ्रॉड मैरिज है, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, चाहे ये जेन्युइन भी है, बट आप इसको जो है मतलब प्रूफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतनी जल्दी शादी हुई है। तो पहले ही बॉक्स में जो है क्रॉस लग गया। अगर हम सेकेंड देखें तो एजुकेशनल जो है कंपैटिबिलिटी, जब हमने इसकी एजुकेशनल कंपैटिबिलिटी चेक करी तो उसमें जो लड़की थी वो ऑलरेडी ग्रेजुएट थी एंड शी वाज गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। जो लड़का था वो उसने +2 किया हुआ था और उसके बाद बहुत सालों तक कोई पढ़ाई नहीं करी थी, या पढ़ाई करके उसने छोड़ दी थी और वो अभी फार्मिंग कर रहा था। सो एक +2 जो है स्पाउस है और एक फार्मिंग कर रहा है, और एक लड़की जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है एंड शी इज गोइंग फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एजुकेशनल जो कंपैटिबिलिटी थी वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। अब हमने तीसरा देखा फंड्स की एडिक्वेसी। उन्होंने सिर्फ 3.5 लाख रुपया शो किया हुआ था, जबकि ज़्यादा शो करना चाहिए था। तो तीसरे जो है बॉक्स में उसमें भी क्रॉस लग गया। अब हम देखते हैं चौथा। तो चौथे में जो था वो है टाइम गैप। तो टाइम गैप अगर हम चेक करते हैं तो टाइम गैप में जो था बेसिकली कि उनकी जो शादी जो वीज़ा आया और शादी हुई और शादी के बाद जो है वीज़ा अप्लाई किया गया, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं था। सो अगर हम चेक करें तो सिर्फ मैरिज और वीज़ा के बीच में सिर्फ 13 दिन का ही टाइम गैप था। और जो स्टडी स्टार्ट हुई और जो स्टडी स्टूडेंट जो स्पाउस ने एप्लीकेशन अपनी फाइल करी, उसमें भी सिर्फ 30 दिन का ही 30 डेज का ही जो है फर्क था। सो ये जो गैप था चौथा वाला, जो उसमें टाइम गैप का ध्यान नहीं रखा गया, तो चौथे वाले बॉक्स में भी क्रॉस लग गया। तो अगर हम बात करते हैं MAFT प्रिंसिपल के अंडर, एक भी बॉक्स में टिक नहीं था, तो कैसे वीज़ा आ सकता था? तो सबसे पहले तो आपने MAFT ये 4 सिंपल जो रूल हैं, ये जब भी आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है इसको अपने ध्यान में रखना है। जब हमने इसकी और फाइल चेक करी तो हमने इसकी फाइल में डॉक्यूमेंट्स चेक करने शुरू करे, तो हमने देखा कि 1820 रूल आ जाता है। अब 1820 जब रूल, हम 30 डॉक्यूमेंट्स का रूल हम उसमें जब चेक करने लगे, तो उसमें सिर्फ 21 डॉक्यूमेंट्स निकले। उसमें कोई पे स्टब नहीं था, उसमें कोई कैटरिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और भी बहुत सारे जो चीज़ें थी वो इम्पॉर्टेंट जो कि होनी चाहिए थी वो भी नहीं थी उसमें। तो ऐसे केस में जो है वीज़ा लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली एक चीज़ हमने जो उसमें देखी थी कि उसमें प्री नप्चुअल और पोस्ट नप्चुअल कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं था। नप्चुअल डॉक्यूमेंट्स थे, शादी के डॉक्यूमेंट्स थे, बट पोस्ट एंड प्री नप्चुअल कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। सो ये प्री नप्चुअल, पोस्ट नप्चुअल और नप्चुअल, जो ये 3 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर जो है लोग सिर्फ नप्चुअल डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, मैरिज डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, जिसके कारण जो है वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। सो आप बताइए कि इसमें स्पाउस का क्या दोष था? उसने कोई गलती नहीं करी थी, उसने एक अच्छे एजेंट्स करे, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे, बट छोटी सी गलतियों के कारण जो है उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। और एक बार जो चीज़ ऑलरेडी एम्बेसी में चली गई और उसको वापस से रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो आपने पहली बार में लिख दिया, आप दूसरी बार में ये नहीं कह सकते जी मैं पहले +2 था बट अब मैं भूल गया तो मैं अब ग्रेजुएट बताना चाहता हूँ कि आई एम ग्रेजुएट। सो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करें तो आप MAFT और जो है 1820 डॉक्यूमेंट का जो रूल है, जो MAFT प्रिंसिपल गाइडलाइंस हैं, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर ये आप सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपका स्पाउस वर्क परमिट जो है बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं हो सकता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हूँ। अगर आप और कुछ इसके बारे में बात करना चाहते हैं या हमसे मिलना चाहते हैं और अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, हमारा चंडीगढ़ वाला ऑफिस सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मंडे टू फ्राइडे ओपन है। आप मेरे से आके मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली लुक इनटू योर केस एंड योर फाइल। और आप अगर आपका रिजेक्ट हो रखा है फिर भी हमारे पास ला सकते हैं अपनी फाइल। हम उसमें कोशिश करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे जो है लग कर जाएँ ताकि आपका वीज़ा फिर से रिजेक्ट ना हो। Thank you so much. I wish you all the best and good luck to you. Thank you so much.